स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तो जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लेकर काफी सराहना की गई है और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति फिलहाल जो देश में लागू की गई है, काफी लगातार अच्छे कामकाज इससे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। जी, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति में उत्कृष्ट सुधारों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैश्विक प्रबंधन निर्देशक राज स्मिथ ने लंबे समय बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में आए सुधारात्मक बदलावों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर निशंक के प्रयासों को परिवर्तनकारी बताया। मंत्री निशंक को मिले इस ऐतिहासिक सम्मान के बाद देश भर में उनकी सराहना हो रही है। दरअसल जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड-19 की स्थिति, उसकी रोकथाम और इलाज में आ रही कठिनाइयां, अभिन्न इलाज पद्धतियों और देश की नई शिक्षा नीति पर संवाद किया गया था। इस इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन निम्स के चांसलर और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट और न्यूट्रिशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर BS तोमर के निर्देशन में किया गया था, जिसमें 9 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। तो नई शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने में हरिद्वार से बीजेपी सांसद, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा योगदान है। नई शिक्षा नीति में न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी रमेश पोखरियाल निशंक की सराहना की जा रही है और शायद यही वजह है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया और उनके निजी आवास पर वर्चुअली उन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं देश भर से उन्हें बधाइयां मिलने का दौर शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय राजस्थान के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का सम्मान किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छे कार्य की सराहना है। और ये सराहना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र के लोग जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है कि नई शिक्षा नीति को शिक्षाविदों ने भी सराहा है और ये सर्वत्र दिखाई भी दे रहा है। तो हम निश्चित तौर पर इस सम्मान से अपने आप को भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि निशंक जी के लिए भी है। मैं सर्वप्रथम तो निम्स के चांसलर BS तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो हरिद्वार से सांसद और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ये सम्मान दिया गया। और उन्होंने इस प्रतिभा के, हमारे सांसद जी जो हरिद्वार से हैं, इस प्रतिभा के धनी को जो है उन्होंने चुना है। और निशंक जी द्वारा जो भारतवर्ष के अंदर 30 साल से जो शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और बहुत ही सहज शिक्षा नीति बनाई गई है, जो हमारे युवाओं को जो है प्रेरणा देगी, हमारे युवाओं को जो जोड़ेगी और हमें जो है उसमें जो है अच्छा करेगी। और अभी हाल फिलहाल में ही उन्हें साहित्य के लिए भी जो है निशंक जी को बहुत बड़ा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। मैं उन्हें जो है पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। देश के उपराष्ट्रपति ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने और लगभग तमाम शिक्षाविदों ने सराहा है, प्रशंसा की है और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने, विश्वविद्यालय कुलपतियों ने, शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने इसको स्वीकार भी किया है। तो इसी कड़ी में निम्स विश्वविद्यालय के निदेशक, चांसलर, कुलपति जी डॉक्टर BS तोमर ने जो ये सम्मान करने का कार्य किया है, मैं उनको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ।
निम्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर BS तोमर, उनका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही नहीं, पूरे देश की तरफ से डॉक्टर निशंक, हमारे शिक्षा मंत्री, उनका अभिनंदन किया। ये नई शिक्षा नीति 30 साल बाद जो हिंदुस्तान में आई है, ये भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कारों को पहली बार देश के युवाओं में, देश के विद्यार्थियों में उसको प्रवाहन करेगी उस चीज़ का, और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। देखिए, समय समय पर भारत सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो काम करते हैं, हमारे लोग अपने कामों पे लगे रहते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो जो सामाजिक काम करते हैं, जो राजनीतिक काम करते हैं, इस प्रकार के कामों के लिए प्रोत्साहन करती रहती है। और ये निश्चित ही गौरव की बात है, गौरव का विषय है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर निशंक जी, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो पूरे उत्तराखंड को सम्मानित किया जा रहा है। हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम लोगों की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सब लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरीके से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से जिस तरीके से शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है, यह हमारे देश के लिए वाकई काफी अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये शिक्षा नीति जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और इस तरीके से भारत देश जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या कुछ खास है। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, स्कूलों में +2 जो है वो अब खत्म होगा और उसको लेकर अब नई शिक्षा नीति आई है। प्री प्राइमरी में कक्षा 2 तक पहला स्टेज जो है वो 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए रहेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, कक्षा 3 से 5 तक दूसरा स्टेज जो है वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए रहेगा। बिल्कुल, तो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है। कक्षा 9 से 12 तक का चौथा स्टेज होगा जो 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए रहेगा। तो वहीं पर छठी कक्षा से प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा जारी की जाएगी। तो वहीं पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए जहां पर बच्चों को दी जाएगी प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा। इसके अलावा आपको बता दें स्थानीय स्तर पर भी इंटर्नशिप कराई जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर जब इंटर्नशिप कराई जाएगी तो उससे बच्चों का मानसिक विकास जो है वो काफी हद तक बढ़ेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो इस तरह की शिक्षा नीति में कोई प्रणाली नहीं थी, लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर भी इंटर्नशिप कराई जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात प्रीति ये भी है कि जो यूपी बोर्ड होते हैं, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, कोई भी बोर्ड हो, उनके लिए आसान किया जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, उनके लिए वो आसान किए जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अपने ऊपर ज्यादा बोझ ना ले सके। जी, और सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से लगातार थ्योरिकल पढ़ाई लगातार चलती हुई आ रही थी, जिसकी वजह से लोग जो है स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते थे, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें वाकई इंप्लीमेंट करना होता था तो वहां पर प्रैक्टिकल की जरूरत होती थी। तो कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल को लेकर भी ज्यादा जोर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो छात्र होंगे, अपनी ही मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी हो। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें जिस तरीके से लगातार नई शिक्षा नीति को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें रोहित कुकरेती शिक्षाविद है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रोहित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रही हैं ऋचा जी? जी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी सर, पहला सवाल तो ये कि बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए कि जिस तरीके से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री को, और नई शिक्षा नीति को लेकर सम्मानित किया गया है, जो कि हम सबके लिए बेहद खुशी का पल है। क्या लगता है आपको कि वाकई नई शिक्षा नीति जो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि वाकई तरक्की करती हुई नजर आएगी? खंडवासी हैं, उन सबकी ओर से हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि बिल्कुल एक शिक्षा नीति, क्योंकि जो भी हमारा जो फाउंडेशन है बेसिकली वो सारा एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, और हमारे लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है एक विकासशील देश के लिए, किसी भी विकसित देश के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है।
और ये काफी वर्षों से, मेरे ख्याल से ये सेकंड टाइम में, दूसरी बार ऐसा होगा कि जब शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा से जुड़े बहुत सारी नीतियां हमारे पास नहीं रही हैं अभी तक, और उसके ऊपर इतना बड़ा कार्य किया गया है, तो वाकई ये काबिले तारीफ है। और मैं बहुत ज्यादा आशावाद हूँ कि आने वाले समय में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किए जा रहे हैं या जो हुए हैं, उससे वाकई हमारे देश के जो भी युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनको एक सकारात्मक, उनको मैसेज उनको गया है, और वाकई वो आगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अच्छा अपने क्षेत्रों में करेंगे। ये मेरी ये मुझे उम्मीद है। रोहित जी, इसी बात को लेकर तो पूरी दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही शिक्षा नीति को लेकर, जिस तरीके से हमारा देश लगातार पिछड़ता जा रहा था शिक्षा को लेकर, लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इसको लेकर भी हमारे जो देश की तारीफ हर जगह हो रही है। इसी बात को लेकर अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है, पूरे भारत को कह सकते हैं हम। जी 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 बिल्कुल, ये तारीफ के काबिल है। और आप देखिए कि अभी जो एजुकेशन है, वो हमारा जो अभी तक एजुकेशन पैटर्न रहा है, उसमें वो रिसर्च बेस्ड कम रहा है। आप 12th के बाद जब आप अपनी स्कूलिंग खत्म कर लेते हैं, आप कॉलेजेस भी अपने खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई शोध के कुछ अवसर हमें मिलते हैं। वो भी कुछ एक लोग होते हैं जो कि शोध के क्षेत्रों में जाते हैं और वही सिर्फ रिसर्च कर पाते हैं। लेकिन नई जो शिक्षा नीति है, जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारा होने जा रहा है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं पिछले 4 वर्षों तक मैं भी ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, और मैंने वहाँ की शिक्षा दीक्षा लेने का मुझे अवसर मिला है। और अगर मैं वहाँ की एक शिक्षा नीति का कंपैरिजन अगर इंडिया से करूँ, तो वाकई जो वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है वो रिसर्च बेस्ड बहुत ज्यादा होती है, और वही रिसर्च बेस्ड पॉलिसी, वही रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमें हमारे स्कूल्स में भी चाहिए। और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति उन सारी चीजों को अपने इस करिकुलम में उसमें कवर करेगी, उसमें इंक्लूड करेगी, और वाकई ये हमारे लिए काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छी ये जो डिसीजन है पूरी गवर्नमेंट का है। बिल्कुल रोहित जी, जैसे कि आपने बताया कि वाकई आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहां से आपने एजुकेशन ली है, और अगर कंपेयर करें इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से, तो वाकई कह सकते हैं कि उनकी एजुकेशन जो है वो हमसे काफी हाई है। लेकिन जिस तरीके से नई शिक्षा नीति अभी लागू की गई है, और नई शिक्षा नीति के अंदर तमाम बदलाव किए गए हैं, लेकिन एक बदलाव इसमें सबसे अच्छा कह सकते हैं कि अधिकतर देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें जो है स्कूल में लेकर जाते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। लेकिन वाकई अगर जब हमें एक टाइम ऐसा आता है कि उन जो पढ़ाई हमने करी है, जितनी भी एजुकेशन लिया, उन सबको जरूरत जब उनकी आन पड़ती है, तब वाकई हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितना कि हम किताबें पढ़ के एग्जाम दे के कर पाते हैं। नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो कह सकते हैं कि वाकई प्रैक्टिकल जब ज्यादा किया जाएगा और जो साथ ही स्किल डेवलपमेंट ज्यादा होंगी, तो कहीं ना कहीं वाकई यहाँ के युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और यही मेरा कहना है। और मैं इसी बात को शुरू से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ होने जा रहा है, और इससे वाकई बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वो सही समय पर चयन कर पाएंगे कि वाकई उन्हें मेडिकल फील्ड में अपने करियर बनाना है या फिर इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना करियर बनाना है। क्योंकि अभी तक हमारे पास वो पर्टिकुलर के बुक्स रही हैं, वो किताबें रही हैं, और अगर आप देखें तो हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है उसमें रटने वाली, जिसको बोलते हैं, आपको सिर्फ मेमोराइज चीजों को करना है, उसको पढ़ के आपको सिर्फ एग्जाम्स दे देने हैं, इस तरीके से हमारी नीति रही है, जिसमें कुछ हद तक लोग कामयाब रहे भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा असर उसको देखने को नहीं मिला है। और काफी सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने की स्कूल्स अपनी पूरी नहीं की, उन्होंने आधे अधूरे में ही अपने स्कूल्स को खत्म कर दिया। तो जो ये नया शिक्षा नीति है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि आपने अपने न्यूज चैनल में से बार बार दिखाया कि रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हमारा होने जा रहा है, और जब रिसर्च उसमें आएगी तो संभवतः उसमें इंटरेस्ट भी लोगों का डेवलप होगा, और डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज लोगों को जाएगा। रोहित जी, पीएम की तरफ से ये भी कहा गया था कि जिस तरीके से पहले किताबों को रटा जाता था, अब वो नहीं हुआ, सब प्रैक्टिकल ही लोग इस बात को समझेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र इस बात को समझेंगे क्या कुछ किताब में लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखा जाता था कि अगर कोई साइंस ले रहा है तो वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, या फिर कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो वो साइंस नहीं पढ़ सकता। लेकिन इसमें बदलाव किया गया, अगर आप साइंस भी लेंगे तो साथ ही साथ आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी, और इसके अलावा आप ये भी देखें कि अगर कोई आर्ट्स भी पढ़ रहा है या कोई बच्चा साइंस भी पढ़ रहा है, अगर अभी आप प्रैक्टिकल्स की बात करें तो हमारे मॉडल्स की आप बात करें तो हमारे यहाँ पे साइंस को लेके ज्यादा लोग अवेयर हैं, साइंस के प्रति लोगों का ज्यादा रुझान है।
अगर आप सेम टाइम अगर आप उन स्टूडेंट्स को देखें जो साइंस नहीं पढ़ पाए, अगर कॉमर्स वाणिज्य किसी को पढ़ना है या आर्ट्स किसी को पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज किसी को पढ़ना है, तो उसमें रिसर्च का बहुत ज्यादा स्कोप स्कूल के अंदर नहीं दिखाई देता। तो मुझे लगता है नई एजुकेशन सिस्टम में वो सारी चीजें भी शामिल हैं और वो होने जा रही हैं, जहाँ की लोगों को अब साइंस के साथ साथ कॉमर्स में भी, वाणिज्य में या आर्ट्स में भी एक अच्छा करियर बनाने का उनके पास एक अवसर होगा। तो मुझे लगता है कि वाकई बहुत अच्छी बात है। जी, इसके अलावा रोहित जी, इस बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के अंदर एमफिल का कोर्स जो है वो पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है, क्योंकि पहले काफी प्रक्रिया थी, कई साल लग जाते थे आपको पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंदर कहा गया है कि अब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद में सीधा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का कीमती वक्त जो काफी साल लगातार वो पढ़ाई करते रहते थे, एग्जाम क्लियर करते रहते थे, रिजल्ट आता रहता था, इतने साल उनके बीत जाते थे और उसके बाद में जब उनकी एक उम्र हो जाती थी उसके बाद में वो पीएचडी कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये काफी सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम है। और देखिए, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ, हालांकि मैंने पीएचडी करने का मुझे फिलहाल मौका नहीं मिला है, लेकिन जो एमफिल का, जहां तक मुझे जानकारी है, एमफिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर होता है या 2 ईयर होता है और वो सफिशिएंट नहीं होता। अगर आपको कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाना है तो प्रॉपर पीएचडी आपके लिए होना बहुत जरूरी है। आप शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ते हैं, आप अंडर प्रेशर आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप बच्चों के सामने नहीं ला पाते। लेकिन जो रिसर्च होता है, रिसर्च का जो टाइम जो होता है, जो उसका समय, जो समयावधि जो की होती है, टाइम पीरियड जो होता है वो काफी बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि एमफिल को अगर इससे बिल्कुल हटा दिया गया है तो ये वाकई सराहनीय कदम है भारत सरकार द्वारा। और पीएचडी में ज्यादा से ज्यादा लोग अब इनरोल हो पाएंगे, उनके सामने भी कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जहां उन्हें अगर रिसर्च में अपना करियर बनाना ही है तो डायरेक्टली पीएचडी में जा सकते हैं, ना कि उनको एमफिल के बारे में सोचना है। तो बहुत ज्यादा जरूरत एमफिल की पहले भी नहीं थी और अगर उसको हटा दिया गया है तो मैं दिल से इसकी सराहना करता हूँ। रोहित जी, एक बात तो ये भी है कि जिस तरीके से भारत में देखा जाता है कि बच्चों को मोटी मोटी किताबें दे दी जाती है, उनको बच्चे सिर्फ 2 साल के होते ही पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, ना तो वो कभी खेलकूद कर पाते। लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि जब नई शिक्षा प्रणाली आई है, नई शिक्षा नीति आई है, इसमें ये कहा गया है कि अब बच्चे प्रैक्टिकली ही समझेंगे, खेल कूद के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करेंगे, यानी बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी अब। जी 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 जी। और मैं ऋचा जी आपको यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ साल बाहर रहा हूं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अदर कंट्रीज, अलग और अन्य मुल्कों से भी रहे हैं। तो मैंने यही देखा है कि जो विकासशील जो देश हैं वहां पर बेसिकली जो अर्ली एजुकेशन जिसे बोलते हैं, जो कि बहुत शुरू हो जाती है बच्चों के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। जो लर्निंग जो होती है वो गेम्स के थ्रू या प्लेस के थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू ही लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा तभी सीखता है जब वो खेल रहा होता है या फिर अपने मतलब बिल्कुल वो फ्री माइंडेड होके कोई चीज लर्न करता है। अगर आप किसी बच्चे को अगर बुक्स पढ़ा देते हैं तो वो खुद ही एक प्रेशर में आ जाता है और उसके बाद बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि थ्रू प्लेज और स्पोर्ट्स अगर हम बच्चों को एजुकेट करना कल स्टार्ट करेंगे, मतलब और अगर ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है तो ये वाकई ये भी बहुत सराहनीय है और ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मातृ शिक्षा को लेकर भी बात कही गई है कि शुरुआत की जो भी क्लासेस हैं, जब बच्चा पहली बार पढ़ने जाएगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मातृभाषा में उसकी जो भी एजुकेशन है उसको कराया जाएगा। ये भी काफी सराहनीय कदम, क्योंकि अधिकतर देखने को मिलता है, आप तो खुद ऑस्ट्रेलिया में रहकर आए हैं, आपको तो पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के जिन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती, उन्हें इंग्लिश आती है, इसके अलावा उन्हें जर्मनी आती है, बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज उसे आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जी आप उत्तराखंड के अंदर भी आप अपना समाचार चैनल चलाते हैं, आप अन्य मीडिया कर्मियों के साथ भी आप जुड़े होते हैं, आपके सारे इतना बड़ा मीडिया फैमिली होती है। आप उसी में देख लीजिए कि हमारे पास कितने सारे सेक्शंस हैं या कितने सारे प्रोग्राम्स हैं जो लोकल लैंग्वेज या लोकल डायलेक्ट को पे बेस्ड है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और उत्तराखंड तो खुद इस कगार में आ गया है कि जहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अदर स्टेट्स के जिसमें आपका बंगाल आ जाता है, पंजाब आ जाता है, तो उत्तराखंड में अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो और ऐसे ही उत्तराखंड के तरह बिल्कुल रोहित जी, कई बार तो लोगों को ये भी लगता है ना कि अगर हम अपनी मातृभाषा पर ज्यादा ध्यान देंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे या इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तो आगे हमें नौकरी पाने में दिक्कत होगी या तमाम तरीके की टेंशन होती है, इस वजह से भी वो इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है लोकल लैंग्वेजेस को
बढ़ाने का, पढ़ाने का, सिखाने का जो इस नीति में जो बात की गई है, ये वाकई बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी अपनी बोली है। अगर वही हमारे पास नहीं रहेगी तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं कुछ साल बाहर रहा हूँ या मेरी अपब्रिंगिंग बाहर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया में आके वहाँ की लैंग्वेज को वो करूँ, जब तक कि उसकी कोई जरूरत ना हो। तो मुझे लगता है कि जो हमारी आम भाषा है वो बहुत प्यारी भाषा है और हमारे पास अपनी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। और अगर हम अंग्रेजी या हम नई भाषाओं के प्रति अगर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपनी जो खुद की मातृभाषा है अगर उसको भुला देंगे तो एक दिन हमारा खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और जिसने भी ये नीति बनाई है काफी सोच विचार के इसमें ये सारे पॉइंट्स को सम्मिलित किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रोहित जी, देखा जाता है कि बाहर अदर जो कंट्रीज है वहां पर देखा जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है और हमारे यहाँ भारत में सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाते हैं लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये होगा कि हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लेकर भी हर जिले में बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। जी 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 जी। और आप देख लीजिए आज के समय पे, अगर कोरोना काल में भी आप देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ बिजनेसेस को छोड़ के अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है इस क्राइसिस से, कोरोना क्राइसिस से। उसमें लोग बिल्कुल जो आईटी सेक्टर्स में हैं वो एज इट इज अपने काम को कर रहे हैं। उनको ये सुविधा भी मुहैया कराई गई है कि वो ऑफिस में आकर घर पे रह के अपना काम कर सकते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो ऑनलाइन अपना काम संचालित कर सकते हैं। तो ऑनलाइन होने का फायदा ही ये होता है, आप तकनीकी के जानकार होते हैं तभी आप ऑनलाइन लोगों से जुड़ पाते हैं, अपने कार्य को आगे कर सकते हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप अभी समझ सकते हैं, इसकी महत्वता को आप समझ सकते हैं। और अगर नई शिक्षा प्रणाली में अगर ऑनलाइन तकनीकी से जुड़े क्षेत्रों पर अगर ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो ये वाकई बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, उन्हें जागरूक करेगी, उन्हें सशक्त बनाएगी और बिल्कुल उनको एक अच्छा करियर वो अपना छात्र बना पाएंगे। जी। तो इसके अलावा रोहित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ऑनलाइन एजुकेशन है उसके काफी फायदे हैं और उसका बेस्ट फायदा अगर हम देखें हाल ही में जिस तरीके से कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है तो कह सकते हैं कि वाकई अगर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो भारत में पहले से ही मजबूत होता तो फिलहाल जो कोरोना काल में स्थितियां बिगड़ी है एजुकेशन को लेकर वो शायद नहीं बिगड़ती और स्टूडेंट जो है आराम से अपने घर से भी पढ़ाई कर पाते। एक पॉइंट मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक पॉइंट इसमें दे रखा है कि भारत के स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाके भी स्टडी करते हैं लेकिन विदेशी स्टूडेंट्स अब भारत में भी आ सके, इसको लेकर भी काफी प्रोत्साहन जो दिया जा रहा है शिक्षा नीति के अंदर, ताकि बाहर की यूनिवर्सिटी जो है वहां के जो स्कूल कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर आके इजीली खुल सके, ताकि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो विचार है वो भी वो लोग सीख सके और साथ ही हम लोगों को भी, हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे, उनको भी आसानी से रहे कि वाकई अदर कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ माहौल। जी बिल्कुल। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा काफी कम स्तर पर, लेकिन ऐसा है कि जो भारत की यूनिवर्सिटीज हैं वो आज भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं विदेशियों के बीच में, विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आप JNU को भी लगा लीजिए, जिसमें आप मुंबई यूनिवर्सिटी को लगा लीजिए, IIT को लगा लीजिए। इनके अंदर कुछ NRI कोटा होता है या फॉरेन सीट्स होती हैं जहाँ पे आके बच्चे अपनी स्टडीज करते हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मैं काफी मुझे आइडिया है कि ऋषिकेश के भी खासकर योगा बेस्ड स्कूल्स हैं जहाँ पे लोग जो फॉरेनर्स हैं मोस्टली फ्रॉम यूरोप, वो लोग यहाँ पे आते हैं अपना योगा करने के लिए, लेकिन उसका परसेंटेज, उसका प्रतिशत बहुत कम है। आप खुद सोचिए, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, उनका जो इनकम का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए है वो एजुकेशन है। और वो एजुकेशन कौन लोग वहां से लेते हैं? सारे बाहर के स्टूडेंट, सारे इंडिया, एशिया, अदर जो कंट्रीज होती हैं, सारे मुल्कों से वहाँ पे लोग आके अपना एजुकेशन लेते हैं और यही उनका मुख्य स्रोत होता है जो इनकम का होता है। तो ऐसे ही अगर इंडिया को भी हम अगर हाईटेक बना दें, अगर हम इंडिया में हम तकनीकी अच्छी व्यवस्था हम अपनी बना दें, अच्छी फैसिलिटीज उनको दें, इंटीग्रेटेड हम अपना कोर्स बनाएं या फिर उनको रिसर्च बेस्ड उनको लर्निंग दें, तो डेफिनेटली जो विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे देश के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ने आएंगे और उसका सीधा फायदा हमारी क्या सरकार को होगा, हम लोगों को होगा, हमें उससे रोजगार मिलेगा, हमें उससे अच्छा हमें रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा, क्योंकि एजुकेशन में नो डाउट ये वन ऑफ दी
मतलब जो सेक्टर्स हैं बहुत बहुत बिल्कुल क्रीमी एक सेक्टर्स है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल अगर हम अपनी अपनी शिक्षा बिल्कुल रोहित जी, व्यवस्था कुल को मिलाकर बहुत कह सकते हैं कि वाकई नई शिक्षा नीति जो है इससे काफी फायदे आने वाले दिनों में हम सबको देखने को मिलेंगे। रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, मैं उम्मीद हमारे करता साथ हूं। बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, इतना वक्त बहुत नहीं है बहुत वरना शुक्रिया। कंटिन्यू आपसे बातचीत करते जी। तो आपने देखा किस तरीके से नई शिक्षा नीति को लेकर जो है शुरुआत में जब बुलेटिन की शुरुआत की थी तो उसमें लगातार बताया गया था कि प्रतिक्रिया लोगों की ओर से दी गई थी कि वो कितने उत्साहित है, कितना अच्छा लग रहा है कि वाकई भारत के शिक्षा मंत्री को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया है। तो वहीं पर अभी शिक्षाविद जी हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए थे, उनकी ओर से भी बताया गया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारत के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रणाली जो अपनाई जा रही है इससे कितना रास्ता आसान होगा। बिल्कुल, और पूरी इसी बात को लेकर अब भारत भी शिक्षा के मामलों में आगे बढ़ेगा और यहाँ के जो छात्र हैं वो भी अब आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।